Good morning, everyone. Welcome to PD Gurukul. And today we are going to start our next lecture of YouTube series that is about current affairs. और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से न्यूज है, वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है. So let's start our daily current affair video. And the topic for today's lectures are, it is about INS Arnala, Starlink project, exercise Normatic Elephant, the World Bank revised the global poverty line. तो वो क्या है उसके रिगार्डिंग वहां पे देखना है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी रिसेंटली वहां पे हुई दिल्ली के अंदर. एंड देन आफ्टर एक्सियो मिशन जो फाइनली वहां पे लॉन्च हो चुका है. सो इतने टॉपिक्स के ऊपर आज वन बाय वन हमें करना है कुछ डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट INS अर्नाला एंड व्हाट इज इन द न्यूज. सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में है क्या. चलिए वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स की शुरुआत. द फर्स्ट एंड दैट इज अबाउट INS अर्नाला. देखिए सबसे पहले बात करें तो रिसेंट न्यूज में है क्या, दैट द इंडियन नेवी विल कमीशन INS अर्नाला, the first of 16 anti-submarine warfare shallow water crafts, जो बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे शॉर्ट में यहाँ पे बोला जाता है SWC, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स. इसे फाइनली हम वहां पे लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं विशाखापट्टनम. सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली ये INS अर्नाला है क्या. इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शिप दैट इज ऑफ इंडिया. इंडिया की सबसे पहले स्वदेश निर्मित, दैट इज अवर इंडिजिनियस सबसे पहली एक ऐसी शिप जो हमारी SWC वाली हमारी जो वहां पे बैच वहां पे शुरू हो रही है. तो ये जो नई रेंज की हमने वहां पे INS को लॉन्च करने की बात की है, तो उसकी ये सबसे पहली वाली शिप फाइनली विशाखापट्टनम के अंदर लॉन्च होने के लिए वहां पे जा रही है. इट विल एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटीज इन कोस्टल सर्वेलेंस, माइन लेइंग एंड सब सरफेस ऑपरेशंस. इंडिया के कोस्टल रीजन के रिगार्डिंग वहां पे जो सर्वेलेंस वगैरह है उसके लिए, प्लस माइन लेइंग एज वेल एज सब सरफेस ऑपरेशन, सबके लिए ये वाली INS जो है वो फाइनली वहां पे लॉन्च होने के लिए जा रही है. क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं कि किसने इसे डिजाइन किया है, किसने इसको बनाया है. सो इट इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दैट इज नोन एज GRSE विच इज इन कोलकाता. और उन्होंने वहां पे पार्टनरशिप की है L&T के साथ. ऑपरेशनल रीजन कौन सा रहेगा, इट इज डिजाइन फॉर कोस्टल वाटर्स एंड इंडियन ओशन रीजन, दैट इज IOR. जो लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, जो बहुत ही लो इंटेंसिटी वाले मैरीटाइम ऑपरेशंस है, साथ में जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस होते हैं एज वेल एज सब सरफेस सर्वेलेंस, तो इन सब के लिए वहां पे इसको फाइनली ऑपरेशन मोड पे वहां पे इसको डाला गया है. और उसके मेन फीचर्स क्या है, तो हमारी ये जो शिप वहां पे लॉन्च होने के लिए जा रही है उसकी लेंथ होगी अबाउट 77.6 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट दैट इज अबाउट 1490 प्लस टन्स, स्पीड up to 25 knots, and endurance that is 1800 nm, that is nautical miles, which is about 3300 kilometers. So you can see that कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही बढ़िया है फॉर दी सर्वेलेंस एज वेल एज वहां पे अगर किसी को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अगर कहीं पे करना है तो उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है. प्लस कोस्टल रीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वहां पे काम करेगी. It is the first Indian naval warship which is powered by diesel engine and water jet combination. Integrates 80% indigenous systems from Bharat Electronics Limited, that is BEL, Mahindra Defense, MEIL and L&T. It supports artificial intelligence driven combat systems, sonar arrays and mine laying gear. और बेसिकली नाम कहां से लिया है INS अर्नाला. अर्नाला के अगर हम नाम की बात करें, अर्नाला जो है वो बेसिकली आपको कहां पे मिलेगा, दैट इज इन महाराष्ट्र, जो मुंबई के नदन कोस्ट के आसपास आपको मिलता है. और इट इज ऑल्सो नोन एज जल दुर्ग और जंजीर अर्नाला. इट इज सराउंडेड बाय सी वाटर्स.
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो भैया इसको बनाया था मोहम्मद बेगड़ा ने 1516 के आसपास, एंड देन आफ्टर इट वाज कैप्चर्ड एंड रूल्ड बाय पोर्टुगीज, मराठास, मुगल्स एंड पेशवाज ओवर द टाइम, एंड दैट इज अबाउट दिस अरनाला फोर्ट, और उसी के नाम से हमने इसको वहां पे नाम दिया है, दैट इज अबाउट आईएनएस अरनाला। सो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान में रखनी है कि आईएनएस अरनाला जो इंडियन गवर्नमेंट अभी लॉन्च करने के लिए जा रही है, वो बेसिकली कौन सी जगह पे हम लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज एट विशाखापट्टनम, और ये जो अरनाला नाम है वो बेसिकली हमने कहां से लिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। और उसके बाद कुछ फीचर्स की बात है कि उसका जो पूरा फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, अरनाला फोर्ट, वो रेक्टेंगुलर एक पूरा फोर्ट है। देयर आर 3 मेन एंट्रेंस, और साथ में देखा जाए तो वहां पे कुछ टेम्पल्स जिसे हमने हाउस टेम्पल्स बोलते हैं, तो हाउस टेम्पल्स भी आपको वहां पे मिलता है, दैट इज अबाउट त्र्यंबकेश्वर, भवानी माता, कालिका माता एंड महादेव टेम्पल। और इस फोर्ट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली द फूड इज इन द स्केर्स, फूड जो है वो थोड़ा सा कम है, बट देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक शोकेस क्या कर रहा है, दैट इज अबाउट सस्टेनेबल कोस्टल डिफेंस डिजाइन। सो दो फूड इज स्केर्स ऑन द फोर्ट, but the water is available in the wells, which showcasing the sustainable coastal defense design. और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार वापस रिमाइंड करवा दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट बैच जो है वो भी वहां पे नेक्स्ट मंथ में भी शुरू होने वाली है। सो रिसेंटली जस्ट नई बैच की शुरुआत हो चुकी है, एंड फॉर द नेक्स्ट बैच, या फिर अगर इसी बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे आज आप ही कॉल करें, as well as you will also find a form in the description box. You can fill up the form and our staff member will definitely coordinate you soon. एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, एडमिशंस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, then you can definitely call on this number and you will get the right answers, the right direction, and that is the aim of PD Gurukul, which is the best institute for civil services in Gujarat. Right? So you can call us, you can fill up the form whatever it you like. और साथ में दूसरी भी एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो भी लेक्चर अभी चल रहा है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड फॉर दैट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप की हमारी लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक के ऊपर जाइए, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको वहां पे ज्वाइन करें एंड यू विल फाइंड आउट द पीडीएफ फॉर द सेम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की करते हैं शुरुआत, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट स्टारलिंक, दैट इज बाय एलन मस्क। और रिसेंटली क्या है ये स्टारलिंक के रिगार्डिंग कुछ बातें। Recently the Department of Telecommunications has granted a license to Elon Musk Starlink to begin satellite internet services in India. Recently हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टारलिंक को परमिशन दे दी है कि आप इंडिया के अंदर अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है वो वहां पे शुरू कर सकते हैं। और अगर स्टारलिंक ने यहाँ पे इसको शुरू किया तो ये शुरू करने के वाली तीसरी मेजर कंपनी बन जाएगी, तीसरी मेजर सर्विस बन जाएगी। द स्टारलिंक बिकम्स द थर्ड कंपनी आफ्टर यूटेलसेट, वनवेब एज वेल एज जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस टू रिसीव दिस अप्रूवल। और एग्जैक्टली ये स्टारलिंक बेसिकली है क्या? स्टारलिंक, व्हाट इज दिस स्टारलिंक, जो अभी रिसेंटली वहां पे बहुत सा न्यूज में है। Starlink is a satellite-based broadband internet system which is developed by SpaceX. So Starlink की जो parent company है वो basically कौन सी है? SpaceX. And who is the owner of SpaceX? That is always Elon Musk. और इनका basically उनका टारगेट क्या है कि भैया ग्लोबल लेवल पे हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट को हमें प्रोवाइड करना है, स्पेसिफिकली रूरल एज वेल एज रिमोट एरियाज। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट तो सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है काइंड ऑफ डिले। तो डिले जो है वो बहुत ही कम करना है। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पे क्लिक करते हो, तो उसे ओपन होने में जो सेकेंड्स का वहां पे टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंसी। सो वी हैव टू रिड्यूस द लेटेंसी एज वेल एज इंक्रीज द स्पीड। तो दोनों के दोनों वहां पे उनके टारगेट्स है। और किस तरीके से पूरा स्टारलिंक वर्क करता है, उनका बेसिकली विजन क्या है। सो दे ऑपरेट थ्रू अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट satellites positioned at about
550 किलोमीटर एल्टीट्यूड, पृथ्वी के ऊपर 550 किलोमीटर एल्टीट्यूड के ऊपर वहां पे जितने भी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ही लोअर अर्थ पे वहां पे काम करते हैं, उसकी एक पूरी चेन बनानी है, उसका एक पूरा कॉन्स्टिलेशन बनाना है। इट इज लाइक स्टार्स, और स्टार्स की पूरी एक लिंक वहां पे बनेगी विच इज नोन एज स्टार लिंक। एंड ग्राउंड स्टेशंस transmit the data to the satellites which relate back to users terminals on the earth using the radio signals. The satellites are equipped with laser links for inter satellite communication, और वहीं से वो पूरी एक लिंक बनेगी forming a global internet mesh। और इसका मतलब उनके की फीचर्स क्या रहेंगे, तो अप टू 150 Mbps स्पीड विल बी देयर, और फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि उसको वहां पे डबल भी करना है। लेटेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिली सेकेंड्स पे वहां पे लाना है, ताकि स्ट्रीमिंग और वीडियोस के अंदर वहां पे कोई भी दिक्कत ना है वीडियो कॉल्स के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजीज आर देयर, और देखा जाए तो रैपिड डिप्लॉयमेंट इसका कैसे होने वाला है। दे आर यूजिंग Falcon 9 रॉकेट to deploy the satellites, and what is the target? They have planned the expansion of 42,000 satellites, ensuring services even in the most isolated regions on the earth. There will be 42,000 satellites linked, which is known as Starlink, and it is about to provide the internet services throughout the globe. तो चाहे वो बहुत ही साइडलाइन एरिया है, चाहे वो बहुत ही आइसोलेटेड रीजन है, हर जगह पे वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड होगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द विजन ऑफ स्टारलिंक, राइट। सो फाइनली द इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द परमिशन टू द स्टारलिंक कि आप चाहे तो इंडिया के अंदर भी अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, विच विल बी द थर्ड कंपनी टू गेट दिस काइंड ऑफ अप्रूवल। The next topic, that is about exercise Nomadic Elephant 2025। फाइनली वाली एक्सरसाइज यहाँ पे हो चुकी है कंडक्ट। एंड व्हाट इज एक्सरसाइज नॉर्मेडिक एलिफेंट? मेन आपको एक चीज यहाँ पे यही ध्यान में रखनी है कि नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया कौन से कंट्री के साथ वहां पे कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये वाली हो रही एक्सरसाइज, एंड इट इज द 17th एडिशन नॉर्मेडिक एलिफेंट 2025। और कहां पे था? दैट वाज इन उलान बातर, मंगोलिया, फ्रॉम 31st May to 13th of June। और एक्सरसाइज बेसिकली कौन सी वाली एक्सरसाइज है? इट इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन दिस कंट्रीज। 17th एडिशन था, तो बेसिकली बट ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पे हो रही है शोकेस। एंड द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर इन उलान बातर, द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल के अंदर वहां पे ये वाली एक्सरसाइज हमने कंडक्ट की है। इंडियन आर्मी के 45 सोल्जर्स ने यहाँ पे किया था पार्टिसिपेट, जो मेजरली अरुणाचल स्कॉट्स एंड यूनिट ट्रेन फॉर माउंटेन वॉरफेयर, जो वहां से वो लोग बेसिकली जाते थे। और ट्रेनिंग्स के अंदर कौन सी चीजें हैं, नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग्स में होता क्या है। सो एक तो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, टेररिज्म को दूर करने वाली। पीस कीपिंग प्रैक्टिसेस, साइबर एंड रॉक वेयरफेयर, वर्किंग टुगेदर स्मूथली, कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और एक कल्चरल बॉन्ड वहां पे क्रिएट होता है। सो दैट इज द फोकस एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो रिसेंटली इंडिया मंगोलिया के बीच 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज नॉर्मेडिक एलिफेंट वहां पे हुआ है कंप्लीट। द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द रिसेंट पॉवर्टी लाइन अपडेशन बाय द वर्ल्ड बैंक। देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। टू डिटरमाइन द पॉवर्टी, एंड वी कैन स्पेसिफिकली सेड दैट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि किसी भी कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी है, कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन वहां पे पाने के लिए असमर्थ है। दे आर नॉट एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इन द रूटीन डेली लाइफ। तो ऐसी चीज को जानने के लिए वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं, एंड ऑन द स्टैंडर्ड्स का बेस क्या होता है? दैट इज द मनी, मॉनेटरी टर्म्स, कि अगर एक दिन के अंदर अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते हो, देन यू विल से देन यू विल बी सेड एज अ पुअर। अगर एक दिन के अंदर आप पर्टिकुलर दिस मॉनेटरी अमाउंट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सपेंड दिस काइंड ऑफ अमाउंट, तो फिर आपको पुअर माना जाएगा। इस तरीके की जो डिफाइन
वहां पे पॉवर्टी लाइन, वहां पे पॉवर्टी जो जिसको डिफाइन किया जाता है दैट इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। और देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक पूरे ग्लोब के लिए एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती थी अभी तक के लिए। अभी इतने सालों से जो पॉवर्टी लाइन चलती थी, पहले पॉवर्टी लाइन थी $1.90, फिर वहां पे उसको रिवाइज किया गया और उसको रखा गया $2.15, एंड फाइनली उसे इंक्रीज करके कर दिया है $3। तो रिसेंटली क्या है, द वर्ल्ड बैंक रिवाइज द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन टू $3 पर डे बाय पीपीपी मेथड फ्रॉम $2.15 per day based on the updated price data as well as survey methods। रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे प्राइजेस वगैरह का जो डेटा उनके पास वहां पे मिला है और जो सर्वे उन लोगों ने वहां पे कंडक्ट किए हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर सेइंग कि भैया अभी पॉवर्टी लाइन को यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत थी, उसे बढ़ा के $3 पर डे पे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इफ समवन इज नॉट एबल टू एक्सपेंड $3 पर डे then he or she will be considered as poor, right? So a poverty line defines the minimum daily spending, ध्यान रखना ये spend करने की बात होती है, not earning, spending needed for the basic needs like food, clothing and shelter, that is रोटी कपड़ा एंड मकान। और वो परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू वहां पे एडजस्ट किया जाता है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे ही पहले बताया कि भैया पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, किस तरीके से आप पॉवर्टी को मेजर करोगे, तो पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो अ सर्टेन डेली एक्सपेंडिचर्स व्हिच इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या करती है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन का जो डेटा है उसको वहां पे यूज करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूरे ग्लोब के लिए एक पॉवर्टी लाइन वो लोग डिसाइड करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉवर्टी लाइन यू कैन एस्टिमेट कि भैया कितनी गरीबी यहाँ पे है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की, तो देयर इज अ शार्प ड्रॉप इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर द ओल्ड $2.15 लाइन, 2.4%। देखिए पुराने तरीके से जहां पे ऐसा बोला गया था कि $2.15 पर डे आपको स्पेंड करने हैं, अगर उसके रिगार्डिंग उसके हिसाब से अगर हम गिनती करें तो इंडिया की पॉवर्टी कितने पे आसपास चल रही थी, 2.4%। अब जब डेटा रिवाइज हुआ है और $2.15 से अपने $3 पे आए हैं, तो वहां पे उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में कितने परसेंट की पॉवर्टी होने वाली है, सो बेसिकली 5.3%। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2011-12 में ये चल रहा था 16.2% पे, इतने सालों में 16% से कम करके हम 5.3 पे आ चुके हैं। सो दैट इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट ड्रॉप एंड द शिफ्ट इज ड्रिवन बाय द फर्स्ट ऑफिशियल सीईएस सर्वे इन द 11 इयर्स। ये दैट इज द रीजन क्योंकि अभी रिसेंटली 2.15 से वो लोग $3 पे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि वहां पे डेटा जो है वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है। So that is about the revised poverty line and that is of the World Bank. Next topic आज का आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। And what is in the news that the Prime Minister of India addressed the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025 for the first time in Europe. अदरवाइज तो अपने यहाँ पे दिल्ली में ही होता था इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि उसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसलिए, बट फाइनली इसको सबसे पहले यूरोप के अंदर वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको किया है एड्रेस। देखिए कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है, तो जैसा नाम है वैसा ही मोटिव, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। डिजास्टर के सामने किस तरीके का अप्रोच रखा जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज हम बनाएंगे तो वो फ्यूचर के डिजास्टर्स के सामने वहां पे कुछ काउंटर कर पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए एज वेल एज ग्लोबल हेल्प करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, right? So it is a global multilateral platform which is launched by India in 2019 to promote infrastructure resilience against climate and disaster risk, और इंडिया ने लॉन्च किया है, and that's why the headquarter is at न्यू दिल्ली। टोटल 46 members are the 46 countries are the members और 8 इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है, और वहां पे अलग अलग नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, मल्टीलेटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस? द फर्स्ट,
that is to mobilize investments to make infrastructure climate and resilient and disaster resilient, and the second to improve environmental quality, livelihoods and resilience for over 30 lakhs, that is 3 million people. और इसलिए वहां पे फंडिंग्स कहां से आएगी, तो वहां पे मेजोरिटी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ज्यादा चलता है। और मैंने जैसे ही बताया कि इंडिया ने इस टाइप के कॉन्फ्रेंस को वहां पे लॉन्च किया है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज द प्राइमरी फंडर। हम सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पे हम फंड करते हैं, एंड वी आर बैक्ड बाय यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, जैसे कि आईएमएफ को अगर आईएमएफ की मेंबरशिप लेनी हो, then there is a fixed commitment कि आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, and such scenario is not there on this conference, so there is no compulsion for the funding or the donation। उसके लिए वहां पे कोई भी मैंडेटरी कोई भी चीज, वहां पे कोई भी कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मेजर एक काम ये भी होता है कि ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज का भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड होता है। एक कंबाइंड कंडक्ट रिसर्च हो सकती है, it can promote the capacity building as well as help in financing the resilient infrastructure. So these are the functions of this kind of conferences। as well as देखा जाए तो it has implemented 10 thematic initiatives including those for small island developing states, urban resilience, Africa, critical infrastructure etc etc। इस बार की थीम कौन सी रखी गई थी, that is shaping a resilient future for coastal regions। ध्यान रखना इस बार कोस्टल रीजन के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस था, और अलग अलग प्रायोरिटीज के ऊपर वहां पे कुछ बातें थी, जहां पे एक फोकस हमने किया था एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एक फोकस हमारा था ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी बनाने के ऊपर, इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपिंग नेशन, स्पेशल फोकस ऑन SIDs। व्हाट इज SIDs? दैट इज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, and the last early warning and coordination system। and that's it, that is all about this conference। the remaining data is there in the PDF, you can you can see the PDF, right? You can download the PDF from the Telegram group which is mentioned in the description box, but for the examination this is more than enough। you just have to know that what is this kind of conference, what is the objective, who has launched that, who are the members, and what are the sources for the funds for this kind of conferences, right? And now let's start our last topic, and which is one of the most important topic, that is about Axiom 4 mission। and what is this Axiom 4 mission? so it is done by a new space commercial company which is known as Axiom Space, and it is the 4th human space flight mission। और इंडिया के कंटेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिस 4 एस्ट्रोनॉट को हमने यहाँ पे इंडिया के गगनयान मिशन के लिए वहां पे शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें से एक मेंबर, दैट इज कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनके भी इस मिशन के अंदर वहां पे शामिल किया गया है। एंड दैट इज डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हमारे किसी कैप्टन को यहाँ पे इंटरनेशनल मिशंस के अंदर वहां पे इंक्लूड किया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज का एक पूरा मिशन है इन दी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। सो शुरुआत करते हैं। दैट इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडियाज गगनयान मिशन, will pilot the Axiom 4 space mission which is about to launch which was about to launch on 10th June 2025। और लॉन्च बेसिकली कहां से हुआ, दैट इज फ्रॉम द यूएसए। और ओवरऑल देखा जाए तो ध्यान रखना ये 4th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पे है। कितने दिनों का ये पूरा मिशन है, दैट इज अ 14 डेज मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फोकसिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कहां से इसको लॉन्च किया, इट इज लॉन्च फ्रॉम फ्लोरिडा, जहां पे है कैनेडी स्पेस सेंटर। और लॉन्च व्हीकल वहां पे कौन सा रहेगा, दैट इज फाल्कन 9 रॉकेट। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, तो बट ऑब्वियसली अगर यूएस की बात है तो वहां पे नासा तो आपको मिलेगा, प्लस एक्सियोम स्पेस कंपनी, दैट इज अ कॉमर्शियल कंपनी, एज वेल एज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड देयर आर सम पार्टनर्स। और पार्टनर्स कंट्री में कौन से है, तो बोले इंडिया, पोलैंड एंड हंगेरी।
और देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहां पे करने हैं जो अलग अलग 31 कंट्रीज के हैं। एंड रिसर्च डोमेन्स कौन से रहेंगे, तो एक तो फोकस रहेगा ह्यूमन हेल्थ इन माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, दूसरा है लाइफ एंड मटेरियल साइंस के ऊपर, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड स्पेस बायोलॉजी, एंड द लास्ट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल स्टेम एजुकेशन, एकेडमिक आउटरीच एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। और देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर फोकस इसके ऊपर भी है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर रिसर्च वगैरह वहां पे करने की कुछ बातें, एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे और ज्यादा प्रमोट करने की भी कुछ हुई बातें। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे गगनयान मिशन को हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली जो शुभांशु शुक्ला है उनका रोल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी एक्सियोम 4 के अंदर सेम मिशन को वहां पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। So the experience will be definitely important for the India, and it will definitely boost to our indigenous missions. हमारे जो खुद के मिशन है उसको भी थोड़ा सा वहां पे बूस्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी गिनती है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक हमें वहां पे कंप्लीट करना है, हमें स्पेडेक्स मिशन को वहां पे लॉन्च करना है। सो दिस आर द टारगेट्स। एंड साइंस डिप्लोमेसी तो वहां पे ऑलवेज रहती है कि ग्लोबल स्पेस साइंस के अंदर और माइक्रोग्रेविटी के अंदर इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ मिशन, एक्सियोम 4 मिशन। जो 10 जून को वहां पे हुआ लॉन्च। इट इज अ 14 डेज मिशन जहां पे इंडिया के शुभांशु शुक्ला ने उसको वहां पे पायलट की वहां पे भूमिका निभाई है, राइट। सो दैट इज इनफ फॉर द डे। तो आज का लेक्चर यहीं तक का रखता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर कुछ नए करंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं, यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे वहां पे हो चुकी है शुरू। और नेक्स्ट मंथ से भी वहां पे नई बैचेस लॉन्च होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। और सेम लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की वहां पे लिंक मिल जाएगी। यू कैन गो ऑन दैट लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ, नए लेक्चर के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे। बट थैंक यू सो मच, राइट। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच।